Assalamu alaikum, this is Fabiha Jamil and today I have a new video for Audio-Lingual Method. Sorry for the delays, I apologize क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि वीडियो बना सकूं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात, कोई हेल्प आपको चाहिए होती है तो मैंने पहले भी कहा है you can approach me on Facebook और Instagram, specifically on Instagram क्योंकि Facebook मैंने डिलीट कर दिया है तो आप इंस्टा पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि फेसबुक एप्लीकेशन मैंने अनइंस्टॉल की हुई है तो आप इंस्टा पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। तो फिर भी हाउएवर जितना जल्दी मुझसे वीडियोस हो सकी वो मैं बनाती रहूंगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो व्हिच इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये टीचिंग ऑफ, हम जिस सब्जेक्ट में एजुकेशनिस्ट हम इसको पढ़ते हैं वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है और ये मेथड हम फॉरेन लैंग्वेज ही पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी जो आपने याद रखने हैं इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द लेक्चरर्स टेस्ट, और या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, एजुकेशन में है व्हाट्सएवर। आपके पास दो लैंग्वेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज L1, हम L लिखते हैं कैपिटल में और फिर नीचे से छोटा सा वन डालते हैं। आई एम सॉरी मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं कर पाई। एंड उसके बाद हमारे पास होती है L2। L1 आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पंजाबी तो L1 आपकी पंजाबी लैंग्वेज आपकी L1 हुई, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज। या अगर इफ यू आर सिंधी और पठान और बलोच तो ये लैंग्वेजेस आपकी L1 हुई। या आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू आपके लिए L1 हुई। अगर आप लेकिन जो उर्दू है वो आप सब के लिए L2 हुई, क्योंकि हम पहले अपनी मदर लैंग्वेज सीखते हैं जो L1 होती है, उसके बाद हम नेशनल लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से इंग्लिश हमारे लिए L3 नहीं होती बल्कि L2 ही होती है। सो वी हैव टू लैंग्वेजेस जिसमें हमारे पास L1 एंड L2 का कॉन्सेप्ट है। बाकी जितनी भी आप लैंग्वेजेस सीखेंगे वो आपकी L2 होगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम इसमें इस मेथड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म हुआ, डेवलप हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं। अप्रोच हम देखेंगे कि ये किन दो थ्योरीज से मिलके, बल्कि थ्योरीज तो मैंने लिखी हुई हैं, उनसे ये क्यों मिलके बनता है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। फिर मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि किन टेक्निक्स के थ्रू आप इस मेथड को क्लासरूम में परस्यू कर सकते हैं। और फाइनली वी विल get to learn about the advantages and disadvantages of this method। एक और टॉपिक भी है which is said to be the role of teacher and student in this topic, in this method। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा और ना ही बताया है, उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री की, इस मेथड की हिस्ट्री क्या है। पहले तो इस मेथड को आर्मी मेथड कहा जाता है, एवरीबडी शुड नो। एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड का सेकंड नेम क्या है, तो आप आर्मी मेथड पे ही टिक लगाएंगे। ये हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 में जो है बना था या डेवलप हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें मुख्तलिफ अलाइज थे, कंट्रीज ने जो है एक दूसरे के साथ अलायंस की हुई थी लड़ने के लिए। तो तब एक बहुत नीड पड़ गई थी, स्पेशली यूएस में और कनाडा में एक ज़रूरत पड़ गई थी कि मिलिट्री को एक जो है लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। अगर वो अपने एलाइज से बात कर रहे हैं तो उनको उनकी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ठीक है। अगर एक कंट्री की मिलिट्री है और दूसरी कंट्री की मिलिट्री है, दोनों की लैंग्वेजेस चेंज हैं, तो एटलीस्ट क्योंकि वो जंग में एक साथ लड़ रहे हैं तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेजेस आनी चाहिए। एक तो ये रीजन भी था, एक ये भी था कि उनको अपने एनिमीज की जो लैंग्वेज है उनके बारे में भी नो हाउ हो। तो ये इसलिए इसको हम आर्मी मेथड कहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में आई थी और बेसिकली ये आर्मी को ही सिखाने के लिए, मिलिट्री पर्सनल्स को सिखाने के लिए ही डेवलप किया गया था इस मेथड को, क्योंकि ये एक फास्ट मेथड है, हम बहुत जल्दी इसको जो है परस्यू करके एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर आप सबको पता है 1939 से स्टार्ट हुई थी 45 तक, तो वहां तब ये डेवलप हुआ था और उसके बाद 1950s से लेकर 1960s तक ये बहुत मशहूर हुआ था और ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर इसको जो है कन्वे किया गया था हर जगह पे, ठीक है। फिर इसमें इसका एक और हिस्ट्री है कि इसको कैसे पढ़ाया जाता था। इसको कॉमन एवरीडे डायलॉग के थ्रू पढ़ाया जाता था, यानी मुख्तलिफ डायलॉग्स जो कि ज्यादातर जैसे वॉर में इस्तेमाल होते हैं या आम कन्वर्जेशंस में इस्तेमाल होते हैं, उस तरीके के डायलॉग्स लेके और उनको बस जैसे हम कहते हैं इम्पोज किया जाता था, पढ़ाया जाता था, ताकि वो एटलीस्ट उनको पता लगे कि व्हाट माय एनिमी इज। अगर स्पाई करना है आपने तो व्हाट द एनिमी इज स्पीकिंग, और अगर आपने एलाई से, अपने दोस्त से बात करनी है तो आपको पता हो व्हाट द फ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए इसमें कॉमन डायलॉग्स की हम कहते हैं इसको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद
ये इन दो थ्योरी से बेस करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको इसके बाद नहीं उससे अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगी। देन इसको जो है हम इन्फॉर्मेंट मेथड भी कहते हैं, ओरल अप्रोच मेथड भी कहते हैं, AURAL ओरल अप्रोच मेथड भी कहते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो इसको ये नेम्स भी आप दे सकते हैं। और ये जो मेथड है ये आपका डायरेक्ट मेथड से भी लिंक करता है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है वो दैट इज अनदर स्टोरी, कभी उस पर वीडियो बनी तो वी विल लुक एट इट, बट द नेम शोज के डायरेक्ट होता है वो। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम बहुत डायरेक्टली टीच करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री हो गई, हम अब इसको जो है ले आते हैं इंग्लिश के परस्पेक्टिव से या फॉरेन लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से। सबसे पहले हम इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये इस मेथड में कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो ये है, इसका पहला स्लोगन आप कहें या पहली चीज इसमें है दैट यू हैव टू पॉन्डर अपॉन लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर सी बात है, जब एक मेथड आप वॉर में लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है आप आर्मी के हाथ में अब जो है लड़ाई की एक सूरत चल रही है, ठीक है, दुनिया जो है परेशान है, लड़ाई की सूरत चल रही, तो आप उनको किताबें तो नहीं दे सकते ना कि आप रीड करें और आप इस पे बैठ के लिखें और खत लिखें एंड ऑल दैट। तो इसमें उन्होंने ये चीज की थी कि एटलीस्ट इतना हो सके कि वो अलाइज से बात कर सकें और एनिमी की बात समझ सकें, इसलिए इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को ज्यादा पॉन्डर किया जाता था बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग का इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, बल्कि वो स्टार्टिंग में करवाते ही नहीं थे। इफ देयर इज अ नीड तब वो इस चीज को अडॉप्ट करते थे, वरना नहीं। सेकेंडली इसका है कि ये जो है कॉपी ऑफ लैंग्वेज है, इसमें आप जो है कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं करते, ट्रांसलेट नहीं करते, आप बेसिकली ड्रिल करते हैं उस लैंग्वेज का। अब ये कुछ जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ ये बड़े फैंसी हैं और वो आपको समझ आते जाएंगे जब मैं आराम आराम से आगे बताऊंगी। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर एजुकेशन के हैं या इंग्लिश टीचर हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि इस पे जितना भी हम कहें बर्डन है वो टीचर के ऊपर है। लैंग्वेज भी उसने पढ़ानी है, ग्रामर भी उसने सिखाना है, सब कुछ उसने करना है। ग्रामर कैसे सिखाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्यों ये टीचर के ऊपर बर्डनाइज्ड है, ये टॉपिक उनकी टीचर सेंटर्ड क्यों है, ये भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। इसमें आप कॉम्प्रहेंशन, ट्रांसलेशन और इस किस्म की और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि हम लैंग्वेज लर्निंग में सीखते हैं उससे आप दूर रहते हैं, ठीक है, वो डिस्करेज किया जाता है ड्यूरिंग द क्लासरूम या ड्यूरिंग दिस अप्रोच, कि आप जो है फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करें और फिर बच्चों को समझाएं, इस चीज को डिस्करेज किया जाता है। या आप बच्चे को एक पूरा जो है अच्छा खासा हम कहें पैराग्राफ है उसकी आप उसे कंप्रहेंशन करवाएं, क्योंकि इसमें रीडिंग तो है ही नहीं, तभी इसमें कंप्रहेंशन नहीं हो सकती। और ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि इस मेथड में हम क्लासरूम्स में अलाउ ही नहीं करते कि आप नेटिव लैंग्वेज यूज करें। नेटिव लैंग्वेज का एक जगह पे यूज होता है, वो आपको मैं बताऊंगी कहाँ होता है, ठीक। सो ऑल दीज थिंग्स विल आर गोइंग टू गेट क्लियर इन द लास्ट। अभी आप ये आराम आराम से इसको अंडरस्टैंड करते जाएं। तो इसमें ये सारे कॉम्प्लेक्स मेथड से दूर रहा जाता है, बेसिकली इसमें द कॉपी ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, ठीक। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल वोकेबलरी। कॉन्टेक्सचुअल वोकेबलरी कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए, ये कल मैंने एक जो है वो रखी थी, अपना आस्क अवे क्वेश्चंस रखे थे, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। अब आप यहाँ पे पढ़ें, मैंने लिखा है आई एम एन एब्स्टिनेंट और ओकेजनल ड्रिंकर, देर आर ओनली सम डेज व्हेन आई कंज्यूम ड्रिंक्स फॉर अ ईयर, प्रोबेबली वंस इन अ डे, इग्नोर द स्पेलिंग्स। यहाँ पे एब्स्टिनेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने सारा ये जुमला पढ़ा होगा तो उनको ये बात पता चल गई होगी कि मैं डेली ड्रिंक्स नहीं पीती, बल्कि देयर इज ओनली वन डे जब मैं ड्रिंक्स पीती हूँ। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकेबलरी लर्निंग, जो कि अक्सर हम नॉवेल्स में भी करते हैं। नॉवेल्स में जब हम रीडिंग करते हैं तो हम सारा सारा ऐसा नहीं होता कि हम हर अगले वर्ड के लिए डिक्शनरी खोल लें, नो ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें ऊपर से और नीचे से सेंटेंसेस भी बता देते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली ये जो मेथड है इसमें बार बार डिक्शनरी और इंग्लिश टू उर्दू कोई ऐसी वोकेबलरी की लर्निंग नहीं होती, बल्कि वोकेबलरी को कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाता है। ये क्विक मेथड है ना, तो इसमें हम कोशिश करेंगे हम जितना डॉज मार सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से उतना हम मारें। फिर ये डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर वो होता है जब आप
सब कुछ बच्चे को समझा देते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब, आपने बड़ी ख्वारी से बच्चे को समझाया और फाइनली आप उसको वर्कशीट देते हैं और उसको आप कहते हैं कि इस वर्कशीट में आप ग्रामर गेम्स खेल के या आप इसके अंदर जो है इन एक्सरसाइजेस को फिल करें, यानी बच्चे को आप स्पून फीडिंग करवाते हैं इस मेथड में, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जैसे एक और मेथड भी होता है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, जिसमें आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि इसमें कहाँ नाउन है, कहाँ वर्ब है, या ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है, और कहाँ पास्ट और प्रेजेंट में है, इन जुमलों को आप कंपेयर करें। तो वो एक इंडक्टिव मेथड है, ठीक है, जिसमें सारा बर्डन बच्चे के ऊपर होता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, उसमें बेसिकली लर्निंग भी ज्यादा होती है। लेकिन ये डिडक्टिव मेथड है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वी आर डूइंग द स्पून फीडिंग, ताकि बस लैंग्वेज सीख ली जाए। उसके बाद इसमें हम प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, एक्सेंट पे ख्याल रखते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग, अगेन स्पीकिंग एंड लिसनिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग बेस्ड ऑन 2 थ्योरीज। अब उन 2 थ्योरीज पे हम बात करते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग इनको छोड़ देते हैं और बाकी सारे काम कर लेते हैं, और आपस की बात है कि हमने भी छोड़ा था, मैंने तो छोड़ा था अपने पेपर में, लेकिन when you come at a point when you have to teach, then you have to reach. Sometimes I feel bad how teachers are going through everything, जो उनको पसंद है और नहीं पसंद, उनको वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली ये मैंने अपने पेपर में इसको स्किप कर दिया था, बट नाउ अब जब जरूरत पड़ी है तो फिर मैंने इसको पढ़ा भी है। पहली इसकी थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड है बिहेवियरिज्म। ये इसकी थ्योरीज नहीं है, अच्छा, ये स्ट्रक्चरलिज्म एक सेपरेट थ्योरी है और बिहेवियरिज्म एक सेपरेट थ्योरी है। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ये इन 2 थ्योरीज से मिल के बना हुआ है। अब स्ट्रक्चरलिज्म से ये कैसे मिल के बना हुआ है कि इसमें हम ग्रामर यूनिट्स पे पॉन्डर करते हैं, यानी पहले लेटर एबीसी, एबीसी से वर्ड, वर्ड से फ्रेज जो कि हमें मीनिंग नहीं देता, फिर फ्रेज से क्लॉज जो कि मीनिंग देता है, और फिर सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ्स, यानी हम बहुत स्पेसिफिक जो है हम कहते हैं लो लेवल से हम हाई लेवल पे आराम आराम से जाते हैं। ग्रामर यूनिट्स का ख्याल रखना होता है। उसके बाद इसमें फोनोलॉजिकल यूनिट्स का ख्याल रखना होता है। I have 2 videos on phonemic on phonological awareness, अब वो देख सकते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर पढ़ रहे हैं सी, बट इट डज नॉट साउंड लाइक स, इट साउंड्स लाइक क। तो ये यूनिट्स हैं, हमने इन यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब आप ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है वो बेसिकली एक इस थ्योरी से हमारे पास बना है, स्ट्रक्चरलिज्म से, आधा इससे बना है और आधा हम कह सकते हैं बिहेवियरिज्म से बना है। बिहेवियरिज्म से ये कैसे बना है, लैंग्वेज का बिहेवियर से कैसे लिंक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, लेकिन मैं बड़े आसान आपको लफ्जों में सिखाती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी इर्द गिर्द के माहौल से जो है जब लैंग्वेज सुनता है तो क्या वो बार बार अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो क्या करता है, एक लैंग्वेज सीख लेता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। वो बस एक लैंग्वेज जो है सीख लेते हैं। जो पेरेंट्स लैंग्वेज बोलते हैं वो उस बच्चे के लिए स्टिमुलस होता है। बच्चा बड़ा होता जाता है और वो लैंग्वेज कॉपी करता जाता है, तो वो स्टिमुलस के बाद जो लैंग्वेज बोलने लगता है हम उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये लैंग्वेज बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर बनी हुई है, पहली चीज। सेकंड चीज, जो एजुकेशन वाले हैं यहाँ पे उनका ये समझना जरूरी है कि ये किस बिहेवियर थ्योरी पे बनी हुई है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बिहेवियर थ्योरी पे बनी हुई है, जहां पे आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करते हैं, अपने हाथ से कंडीशनिंग करवाते हैं। इसमें हम टीचर है या कोई भी एजुकेशनिस्ट है, वो एक बच्चे को खुद कुछ सिखा रही है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कर रही है, उसको हैबिचुअल कर रही है, हैबिट दे रही है उसको किसी चीज की, और वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा उसको रिस्पॉन्स दे। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बनी हुई है। और सेकेंडली एक और बात है कि इसमें रीइंफोर्समेंट का यूज होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर बच्चा रिस्पॉन्स सही देता है तो हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं देता तो हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो इस पे भी एक वीडियो है, दैट इज अनदर स्टोरी, वो आप देख सकते हैं। बट फॉर द पीपल जो नहीं है एजुकेशन से, वो इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली चीज को सिर्फ समझ लें कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो इस तरीके से लैंग्वेज सीखता है। इस लैंग्वेज लर्निंग में कोई आपने इंटेलेक्चुअल या आपने कॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये कंडीशनिंग के थ्रू आपको हो जाती है, ठीक है। आप कुछ सुनते हैं सुनते सुनते और आप वो सीख जाते हैं। जैसे हम यहाँ आप रह रहे हैं कोयटा में, तो पश्तो सुन 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 के फिर हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं तो वहां से लैंग्वेज सीख के आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं पश्तो के लिए बैठ के ग्रामर भी पढ़ूं और हर चीज पूछूं और उसकी मैं ट्रांसलेशन भी करूं, उसको रीड भी करूं, राइट भी करूं, नो।
लोग पश्तो बोलते हैं, मैंने सीख ली, दैट्स इट। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ऑल्दो मैंने नहीं सीखी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इस तरीके से इस लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू राइट एंड रीड पश्तो, बट यू हैव टू लर्न, क्योंकि माहौल में वो चीज हो रही है। और आप क्योंकि एक जो है यू आर एन एनिमल, ह्यूमन एनिमल है, ठीक है, सोशल एनिमल है, तो हम क्या करें, वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, कंडीशनिंग हो रही है। इसमें ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल मशीन कभी आपने देखी, किस तरीके से वो ड्रिल करती है। तो इसमें हम बार बार हम सेम चीज पढ़ाते हैं ताकि बच्चा सीख जाए, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज इज लर्न एज अ बिहेवियर। तो ये जो मेथड है या ये जो अप्रोच है, ये बिहेवियरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म से मिलकर बना है, ठीक है। कमिंग टू द टेक्निक, टेक्निक आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड को पढ़ाते हुए। आपने देखा होगा, हम जब बच्चे जैसे आते हैं स्कूल में, उनके साथ उर्दू बोली जाती है, या आप खुद किसी इंग्लिश एकेडमी में जाते हैं तो आपके साथ सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब जाते हैं क्लास में, उर्दू अलाउ नहीं होती, ये सारी वो टेक्निक से जो आपने करनी है, और आप उनको ड्रिल्स करवाते हैं, स्पेसिफिकली हम बच्चों को करवाते हैं। हम कोई पोएम सिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बार बार उसकी ड्रिलिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अर्ली लर्नर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये तब भी होता है जब आप फॉरेन लैंग्वेज, जैसे अर्ली लर्नर्स की मैं बात इसलिए करी क्योंकि वो अपनी मदर टंग से चेंज होते हैं, उनके लिए उर्दू भी एक फॉरेन लैंग्वेज होती है। और जब आप उर्दू से फिर इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होते हैं तो दोबारा यही मेथड होता है, ठीक है। फिर आप जिस भी एज में हो, रिपीटिशन ड्रिल्स होती हैं, यानी माय नेम इज फबीहा, माय नेम इज फबीहा, बच्चा बार बार उसको बोलता है, ठीक है, ताकि वो एक चीज रिपीट करे। आई रीड इन क्लास 3, आई रीड इन क्लास 4, उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है। या आप ये देख लें कि जॉनी जॉनी की पोएम है या कोई भी पोएम है, उसको बार बार पढ़ाई जाती है। और बड़ों की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैप में ऐसे कंट्रीज होते हैं, यूरुग्वे, पैराग्वे, स्टार्टिंग में हम जैसे ट्रिपल एंटांट है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें शुरू में नहीं हमारे पल्ले लगते, फिर हम आराम आराम से इसको जब बार बार ड्रिल करते हैं तब हम समझते हैं। या आप कोई कोटेशन जब याद करते हैं तो आप ड्रिल्स करते हैं, बार बार उसको रटते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर ड्रिल होते हैं। टीचर पूछेगी व्हाट इज योर नेम, बच्चा कहेगा माय नेम इज दिस। व्हाट इज योर नेम, वो बोलेगा, व्हाट इज योर नेम, वो बोलेगा, ठीक है। हम सबको किसने बनाया, अल्लाह ने। यानी इस तरीके की ड्रिल बता रही हूँ, करने आपने फॉरेन लैंग्वेज में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। यानी इंग्लिश में ये जो ड्रिल्स होते हैं, व्हाट इज योर नेम, बार बार वो टीचर पूछती है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे याद ही इस तरीके से करते हैं, एंड सेम गोज फॉर अस। बहुत सारी जगहों पे हम भी इस तरीके से याद करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, फॉर एग्जांपल, अब आपने जो है, बच्चा पहले कहता है माय नेम इज, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, माय नेम इज फबीहा। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन ड्रिल जब करनी है तो मैं क्या करूंगी, एक वर्ड निकाल लूंगी या दो वर्ड्स निकाल लूंगी, चीज वही होगी। जैसे अब मैं कहती हूँ माय फादर्स नेम इज जमील, तो मैंने उसमें से दो वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया। एक्सपेंशन ड्रिल्स होते हैं, यानी कि एक ड्रिल में आपने एक और बात बढ़ा दी, ठीक है, एक और, फिर अगले दिन एक और बात बढ़ा दी, एक एक करके आप उसको बढ़ाते जाते हैं। चेन ड्रिल्स होगी, चेन ड्रिल्स ऐसे होते हैं, पूरी क्लास बैठी है और आपने स्टूडेंट 1 से स्टार्ट किया, एक बात बोली, वो अगला स्टूडेंट कोई और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, चौथा कुछ और बोलेगा, इस तरीके से चेन में ड्रिल्स होंगे बार बार। ड्रिल्स के अलावा कुछ और टेक्निक्स आपके पास हैं। जब आप, वैसे तो मैंने ऊपर आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि L1 का इस्तेमाल कब होता है, नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कब होता है। जब आपके पास सेम, जैसे मैंने कहा ना, प्रोनाउंसिएशन पे ख्याल रखना है, तो अगर बॉल है और बॉल है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे मजबूरन टीचर जो है L1 का इस्तेमाल करती है और बताती है कि बॉल का मतलब गेंद है और बॉल प्याला। तो इस तरीके से फिर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि हम ड्यूरिंग दिस हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। कोशिश टीचर यही करती कि वो ड्रॉ करके बताए, बट मजबूरन L1 का इस्तेमाल करना पड़ता है इफ नीडेड, बहुत नीड है। सेकंड है ग्रामर गेम्स खेली जाती हैं। ग्रामर गेम्स इज योर असाइनमेंट, आप खुद देखें कि ग्रामर गेम्स क्यों खेली जाती है। ये ऊपर जो मैंने बात कही थी कि हम डिडक्टिव मेथड से ग्रामर पढ़ाते हैं, तो ये उसी से लिंक्ड है, ठीक है। समथिंग यू शुड, आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैं आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ मेथड कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर सारा मेथड समझ लिया, अब आपको खुद पता है कि इसका एडवांटेज है कि ये स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग और लिसनिंग करता है। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि रीडिंग और राइटिंग को ये वीक करता है, ठीक है। ये मेथड में ही बताइए, मैंने कोई खुद से नहीं बात बोली। इसका एडवांटेज है कि इसका बर्डन स्टूडेंट्स पे नहीं है। वहीं इसका डिसएडवांटेज है कि ये टीचर्स के लिए बहुत टायरिंग हो जाता है। इसका एडवांटेज है कि ये इजी लर्निंग है। वहीं इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऐड ही नहीं होती।
all that you are doing is with the help of imitation. कुछ आप इसमें खुद से नहीं करते, ठीक है, बल्कि आपका ग्रामर तक पढ़ने का तरीका डिडक्टिव है, नॉट इंडक्टिव। तो इस तरीके से आप 10 और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बना सकते हैं। रोल ऑफ टीचर भी आप इसमें खुद बना सकते हैं, रोल ऑफ स्टूडेंट भी। सो एजुकेशन में बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। You don't have to go through the entire question. There are some times जहाँ पे आपको common sense की जरूरत होती है। If there is any question, you people can reach me on Instagram. यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और वीडियो में डिले हो तो आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए डिले हो रहा है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी वीडियोस डालूं। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय कंटेंट, काइंडली like, share and subscribe, and share it because this is the time when educational content needs to get promoted.